जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस तस्लीम सर में। मेरा नाम है तस्लीम अंसारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक पहला क्वेश्चन जो है, आज आपको हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो देखिए जो वायु है ना, जितने ऑप्शन हैं अगर आप उस ऑप्शन को समझ रहे हैं तब आप आगे से लिख सकते हो। वायु जो होता है वो गैसों का समूह कह सकते हैं, ठीक है, या गैसों का मिश्रण के रूप में, ठीक है। ढेर सारी गैसें होती। बी ऑप्शन जो है, ये तो ए हो गया, बी ऑप्शन जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है O2 ना, ऑक्सीजन जो है वो अणु है, यौगिक नहीं है। अमोनिया NH3 ये अमोनिया का सूत्र है, और पारा Hg, पारा तो आपका तत्व है, और NH3 जो है यानी विषम परमाणुक अणु को ही यौगिक कहते हैं। तो ये आपका क्या है, यौगिक है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ठीक है। तो वायु क्या है, गैसों का समूह कह सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है, अणु है, सम परमाणु अणु है। NH3 विषम परमाणु अणु यानी यौगिक है, और Hg क्या है, तत्व है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्ण निर्धारण किसने किया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश के सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया, तो सफलतापूर्वक निर्धारण किया था मिलिकन ने ना। और ये इसका एक आपका सटीक आंसर रहेगा। रही बात रदरफोर्ड ने खोज किया था परमाणु नाभिक का, और परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी इन्होंने दिया था। और थॉमसन जो थे उन्होंने उन्होंने कैनाल किरणों को धन किरणें कहा था। अब आगे देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है। किंतु प्रचक्रण होता है। अब देखिए, अब आप कहेंगे न्यूक्लियर कण, इसको आप समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं। आप इस पॉइंट को समझिए कि इसमें कहा है न्यूक्लियर कण, ठीक है। ये आपका जो न्यूक्लियर कण है यानी नाभिकीय कण, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल कण है ना। तो उस तरीके से अब इसमें आपका जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो नाभिक में होता है लेकिन उसके ऊपर आवेश होता है। इसमें कह रहा है कोई आवेश नहीं होता, और किंतु प्रचक्रण होता है। उस हिसाब से अगर हम मिलाएंगे तो हमारा ये जो न्यूट्रिनो होता है वो ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। रासायनिक गुण कौन तय करता है। प्रोटॉनों की संख्या तय करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है, न्यूट्रॉनों की उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि जो रासायनिक गुण को करती है। तो देखिए कई मॉडल आप देखेंगे ना, जैसे आवर्त सारणी जो बनी थी उसका पहला है मूल आवर्त सारणी, ठीक है, मूल आवर्त सारणी। तो मूल आवर्त सारणी आपकी निर्भर किस पर थी, वह निर्भर थी परमाणु भार पर, परमाणु भार। वहीं दूसरी तरफ जो आपका मूल आवर्त सारणी का जब संशोधन हुआ, ठीक है, तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी जो बनाया गया वह निर्भर करता था परमाणु क्रमांक पर। तीसरा पॉइंट आया जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी, आधुनिक आवर्त सारणी।
ठीक है, वो बनी है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को क्यों बता रहे हैं, देखिए पहले वाला जो मूल आवर्त सारणी बना उसमें मूल आवर्त नियम जो आया, उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किस पर डिपेंड किया गया है, परमाणु भार पर। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ये जो आपका अगला है मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, उन्होंने कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। ठीक, और तीसरा जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है, देखिए प्रोटॉन से तो मतलब है नहीं, होना नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपका ऑप्शन बी सही है। ये आपका ऑप्शन जो है बी वो सही है। इस हिसाब से आप इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब पॉइंट जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु क्या होता है, पहले ये चीज़ें ना, संरूपण धातु, तो इसमें जो है आपका संरूपण का मतलब क्या है, जो अपने परिवार के तत्वों का रूप प्रदर्शित करे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ना, उसी के लिए कहा गया है संरूपण धातु कौन सा है। तो देखिए एक एक ऑप्शन पर देखिए, जैसे ए है, इसमें ए वाले में 2-8 दिया गया है, तो ये आपका नियान का है। ठीक है, 2-8-8 18 किसका है, आर्गन का है। 2-8-7 ये क्लोरीन का है, और 2-8-8-2 ये किसका है, कैल्शियम का है। अब देखिए नियान और आर्गन ये अक्रिय गैस तत्व हैं, ये दोनों क्या है, अक्रिय गैस तत्व हैं, तो ये आपका ऑप्शन होना नहीं है। आर्गन भी नहीं होना है। क्लोरीन हैलोजन परिवार का तत्व है ना, क्लोरीन जो है हैलोजन परिवार का तत्व है, और कैल्शियम ना अपने परिवार के सबके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये संरूपण धातु ना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, जो कि बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु संरूपण के लिए है। तो आप अगर आप देखिए नियान का 2-8-10 होता है, नियान का 10 हो गया, आर्गन का 18 होता है, ये चीज़ हो गई, क्लोरीन का 17 होता है, और कैल्शियम का 20, तो यही आपका जो है ऑप्शन होगा। ठीक है, कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो देखिए परमाणु जो होता है, परमाणु इसको इंग्लिश में हम एटम बोलते हैं, वह किससे मिलकर के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये उसका मूल कण है, उससे मिलकर के वो क्या है, बना हुआ है। तो जब इनसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और कुछ अस्थायी कण भी होते हैं, तो हम ये देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है, कह रहा है कि क्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं ना, बहुत से लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं कि परमाणु देखे कौन सा भाग होता है, तो उस पर वो पहले ही ऑप्शन पढ़कर कर देते हैं। इसलिए जो है आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कहा है नहीं है, कौन सा भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन तो है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी, ये तीनों तो हो गए। तो कौन सा नहीं है, फोटॉन। फोटॉन जो है वह परमाणु का भाग नहीं है। आगे 7वां क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की। तो देखिए इसकी जो खोज है हेनरी बेकुरेल ने किया था, और फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी हेनरी बेकुरेल को कहा जाता है। उसके बाद हेनरी बेकुरेल ही ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि परमाणु जो है वह विभाज्य है।
जबकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, इन्होंने कहा था परमाणु विभाज्य है। ठीक, तो हेनरी बेकुरेल ने, और रेडियो एक्टिविटी जो वर्ड है, देखिए रेडियो एक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता। और अगर इसके ऑप्शन में ये जो आपका वर्ड बना हुआ है, इस वर्ड को जो है इसका मतलब रे इमिटिंग एक्टिविटी, रे इमिटिंग एक्टिविटी, इनसे मिलकर के ये बना हुआ है रेडियो एक्टिविटी। तो प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सतह अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करके एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं ना। इसी को ही, पदार्थ के इस गुण को ही रेडियो एक्टिवता कहते हैं। अच्छा, ऐसे तत्व जो यह गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है, और रेडियो एक्टिव तत्व जो किरणें उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा और गामा ये रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं जो कि रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलती हैं। तो ये आपका हुआ। अब अगला हम देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? देखिए द्रव्यमान संख्या जिसको ए से इंडिकेट किया जाता है उसका फॉर्मूला ए बराबर पी प्लस एन। ठीक है, ए बराबर पी प्लस एन होता है, ए बराबर ई प्लस एन भी होता है, और ए बराबर जेड प्लस एन भी होता है। ओके, तो अब जो है इसमें कह रहा है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है, उसी से मतलब है हमको, तो 2 + 2 ओके कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? 4। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? पहले ऑप्शन में कहा है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो देखिए जो अल्फा होता है, अल्फा किरणें होती हैं, बीटा होती हैं और गामा, अल्फा बीटा गामा। एक्स किरणें जो होती हैं वो कैथोड किरणों से निकलकर बनती हैं ना, कैथोड किरणों से। ठीक है, डॉक्टर राजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, और कैथोड किरणों को जब किसी कठोर धातु पर से टकराया गया तो कुछ ऐसी रेज निकली जिसकी प्रॉपर्टी कैथोड रेज से भिन्न थी, उन्हीं को ही एक्स किरणें कहा गया। इसकी खोज डॉक्टर राजन ने किया था। चलिए अल्फा बीटा और गामा के बताते हैं। अल्फा जो होता है, देखिए हीलियम आपको पता है ना 2He4, हीलियम परमाणु से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये बन जाता है He++। ठीक है, किसी परमाणु से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना उसके ऊपर प्लस आएगा, जितना ग्रहण करेगा उतना माइनस। तो हीलियम परमाणु से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो अल्फा कण में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? अल्फा कण में। ओके, अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब अल्फा पार्टिकल क्या है? धनावेशित कण है। बीटा क्या होता है? बीटा जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को ही बीटा कण कहते हैं, -1E0। ठीक है, या -1 बीटा 0, इससे प्रदर्शित जो है इन्हें किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को ही बीटा करते होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित कण। तो ऋणात्मक आवेश किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में, और बीटा कण में भी वही चीज़ें रहेंगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ठीक है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 10th देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है? तो स्टेटिन, टाइटेनियम, फ्रांसियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। और कौन सा नहीं है उसका नाम है जर्कोनियम। ओके, तो ये आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, मतलब यूरेनियम की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? तो देखिए यूरेनियम जो होता है, आप सिंपल एक सीक्वेंस ये याद रखे रहिएगा, यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की जो बौछार होती है तो बेरियम बनता है प्लस क्रिप्टॉन बनता है, और जो है न्यूट्रॉन भी बनते हैं 0N1। ठीक है, इसकी संख्या 3 रहती है। तो टोटल हम ना लिख करके केवल इसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको लिखना चाहें तो हम इस सीक्वेंस को आप आसानी से याद कर सकते हैं, UN और ये आपका BA और न्यूट्रॉन और प्लस क्रिप्टॉन। ठीक है,
तो आपको एक याद करने का तरीका बता रहे हैं। आप जो है बैंक में गए होंगे, ठीक है, तो बहुत सी बैंकें होती हैं। तो एक बैंक का नाम है यूनियन बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक है। देखिए यूनियन, यू से यूरेनियम, एन से डन हो गया, और यहाँ पर आएंगे BNK, बैंक हो गया। तो आपको ये फार्मूला पूरा याद रहेगा, ठीक है, कैसे कैसे होगा। फिलहाल तो किसकी ज़रूरत रहती, बात ये है। तो यहाँ पर ज़रूरत किसकी है, न्यूट्रॉन यूरेनियम की सतत प्रक्रिया के लिए किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, न्यूट्रॉन की ज़रूरत है। अगले पेज पर इसका जो है और भी ऑप्शन दिया गया। तो पहला ऑप्शन A इलेक्ट्रॉन, B प्रोटॉन, और C जो है, देखिए C ये न्यूट्रॉन का दिया गया है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में, यानी नाभिकीय रिएक्टर का मतलब होता है नाभिकीय भट्टी, जो भट्टी होती है उसमें मंदक का काम कौन करता है। मंदक माने उसकी गति को मंद करने वाला। तो जैसे जब प्रोसेस बहुत लंबे पोजीशन पर होने लगता है, मान लीजिए यहाँ पर यूरेनियम रखा हुआ है, तो न्यूट्रॉन को छोड़ा जाता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन जाता है, तो इसके बीच में जो है क्या किया जाता है, D2O यानी भारी जल को भर दिया जाता है। तो वह उसकी गति को क्या करती है, मंद करती है। इसलिए नाभिकीय भट्टी में मंदक का कार्य कौन करता है, भारी जल। और भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। D2O भारी जल का सूत्र होता है, जिसकी खोज की थी ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी भारी हाइड्रोजन बोलते हैं D2 को, और भारी जल D2O को, ठीक। साधारण हाइड्रोजन बोलते हैं H2 को, और साधारण जल बोलते हैं H2O को। ओके, याद रखे रहिएगा इस चीज़ को। फिलहाल हम भारी जल का बता रहे हैं। तो भारी जल की खोज किसने की थी, यूरे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन पर इसमें दिया क्या गया है, निम्नलिखित रेडियो एक्टिव तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के रक्त में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है, ठीक है, मापन के लिए किया जाता है। तो देखिए ये जो है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन पता है ना कि घेंघा नामक रोग के लिए उपचार में किया जाएगा। फास्फोरस जो है हड्डियों के लिए, और रक्त संबंधी जो रहेगा, ठीक है, उसमें आयरन का भी यूज किया जाता है। और रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए जो है वो सोडियम का, रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन D सही है, रेडियो सोडियम ना। रेडियो सोडियम का उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किसकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति कारण होती है। समस्थानिकों के बीच अंतर, ध्यान दीजिए, समस्थानिक। तो समस्थानिक जो होते हैं किसे कहते हैं, समस्थानिक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटोप। आइसो जो होता है, आइसो मीन्स होता है सेम, और टोप से मीन्स क्या होता है, प्लेस, ठीक है, सेम प्लेस, यानी जो आपकी आधुनिक आवर्त साड़ी है उन्हें एक ही स्थान पर रखा गया है, सेम प्लेस पर। तो फिलहाल ये क्या है, समस्थानिक। तो समस्थानिक में जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब ये किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है ना। समान इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान संख्या इनका क्या है, भिन्न है। अच्छा, द्रव्यमान संख्या जब भिन्न है, क्योंकि यहाँ ये Z बराबर होता है, Z यानी ये परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो मान लो प्रोटॉनों की संख्या तो सेम ही रहेगी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है P + N, तो प्रोटॉन तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो जाएगा, लेकिन किसकी भिन्नता रहेगी जिसकी वजह से एक दूसरे से भिन्न हो जाएंगे। तो वो आपका ऑप्शन जो है वो है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अंतर हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है B सही है। निम्नलिखित में से के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होती है। तो आपका ऑप्शन है न्यूट्रॉन, ओके, B। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं।
किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। देखिए, अगर किसी तत्व से, जैसे ए तत्व है, इसमें से एक अल्फा कण निकल जाए, यहाँ x रहे, यहाँ पर y रहे, ध्यान दीजिएगा, और एक अल्फा कण निकल जाए 2He4, ये निकल जाए, तो परमाणु क्रमांक में 2 की, द्रव्यमान संख्या के में 4 की कमी होगी। तो ये जाए x-2a और y-4, द्रव्यमान संख्या में 2 की और परमाणु क्रमांक में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। अंतर हो गया। अब देखो, बीटा कण जब निकलता है तो क्या है, जैसे बीटा कण निकला, यहाँ पर देखिए a है, यहाँ से बीटा कण निकल गया, बीटा 0, तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पर 5 होता तो ये हो जाएगा 6, और ये अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ 10 का 10 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के बीटा कण से क्या उत्पन्न हो सकता है, बीटा कण से क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान, तो वे ना जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोलते हैं समभारिक। ओके, उन्हें समभारिक कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के बीटा कण निकलने से क्या होता है, समभारिक उत्पन्न होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 16वां है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व को अपने सभी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या समान होती है। उसकी हमेशा समान रहती है, कभी भिन्न नहीं होती है। ठीक है, देखिए, कार्बन का भी बदलेगा, हाइड्रोजन भी -1 में होता है, +1 में होता है, सब चीज़ों की बदलेगी, लेकिन केवल फ्लोरीन ऐसा है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 है, तो हमेशा -1 ही रहेगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। किसी एक सामान्य व्यक्ति की रक्त पीएच स्तर क्या होता है। तो देखिए, रक्त पीएच जो होता है वह मनुष्य का 7.35 से 7.45 के बीच होता है। इसको आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। लुईस अम्ल नहीं है। देखिए, लुईस अम्ल कौन होता है, लीविस एसिड, लीविस एसिड। ठीक है, यहाँ ए है ना, ए से एसिड, ए से हो जाएगा एसेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एसेप्टर, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एसेप्टर। तो एसेप्टर मानी एक्सेप्ट करने वाला, तो एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास कमी रहेगी। और डोनेट कौन करेगा, डोनेट वो करेगा जिसके पास ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो अब उस हिसाब से ये कह रहा है कौन, लुईस अम्ल नहीं है। जो ग्रहण करेगा, जिसके पास देखो कमी रहेगी वो ग्रहण करेगा, और जो ग्रहण करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा, वो लुईस अम्ल ही होगा, वो लुईस अम्ल है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा लुईस अम्ल नहीं है, तो नहीं कौन होगा। तो देखिए, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, वो हो सकता है। तो FeCl3 का केस भी ऐसा नहीं। BF3 में देखेंगे तो बोरान के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, और तीनों एक दूसरे से बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड बना लेंगे तो इनके पास खुद 2 की कमी रह जाएगी। उसी तरीके से AlCl3 के भी केस है, इसके पास भी कमी हो जाती है, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 3 मिलेगा, 3 दूना 6 हो गया। अच्छा, आयरन का देखेंगे, आयरन का भी वही होगा, 2 और 3, तो 3 रहता है, 3 इसके साथ बना लिए। यहाँ पर कमियां हैं। लेकिन नाइट्रोजन यानी अमोनिया का केस देखेंगे तो नाइट्रोजन, इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 जुड़ गए, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हुआ, बचा हुआ है। तो लोन पेयर जिसके पास होगा वो क्या होगा, वो लीविस बेस होगा। वो क्या होगा, लीविस बेस, लुईस बेस होगा। तो लुईस बेस होगा, लुईस अम्ल तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें से A, B, D ये तीनों जो है लुईस अम्ल है, केवल C जो है लुईस बेस है, लुईस क्षार है। तो आपका ऑप्शन C सही है। ताप के दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान ताप के में किसकी संख्या समान होती है, गैस के आयतन में। ठीक है, किसकी संख्या समान होती है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। ओके, ये अवोगाद्रो का नियम है कि आयतन उसके अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या के
अनुक्रमानुपाती होती है या समान होती है। तो ये अवोगाद्रो का नियम के अनुसार ये पूछा गया है, वही है आपका, ठीक है, अवोगाद्रो नियम के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, अणु ना। आयतन किसकी संख्या समान होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। कम से कम, न्यूनतम माने होता है क्या, कम से कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो देखिए डीजल जो है वह प्रदूषण पैदा करता है, कोयला भी पैदा करता है, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल भी पैदा करता है, लेकिन हाइड्रोजन केवल ऐसा है जो कि पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं पैदा करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और वाटर बनाते हैं, और वाटर के बनने से कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो जो हाइड्रोजन का ईंधन, ये इसका सेल है, वो उसमें यही रहता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, यानी हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता, तो मतलब सजातीयता, शून्य इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जुड़ने की क्षमता की बात हो रही है ना। बाहरी कोश में सभी भरे रहेंगे, किसी के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, संयोजकता उनकी क्या होगी, शून्य होगी, उसके लिए कहा जा रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये तो किसी न किसी के साथ जुड़कर बनाते हैं, लेकिन नियान जो है वह किसी के साथ जुड़ता नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, ये अक्रिय गैस है, नियान जो होता है अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस किसे कहते हैं, अक्रिय गैस जो होते हैं वह बहुत कम ही क्रिया करते हैं, और इनके बाहरी कोश में कोश सभी भरे रहते हैं, या बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल हीलियम को छोड़ करके। तो कुल मिलाकर के जो अक्रिय गैस हैं वो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, यही जो है आपके टोटल अक्रिय गैस तत्व हैं, और ये किसी के साथ जल्दी क्रिया नहीं करते। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है आपका, हीलियम और नियान देख रहे हैं ना, हीलियम नियान के अभी तक कोई यौगिक बनाए नहीं गए अभी तक। रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव है। जीनान के सबसे ज़्यादा यौगिक अगर हैं तो जीनान के कंपाउंड के, और आर्गन, क्रिप्टॉन के कुछ यौगिक आपके बनाए गए हैं, लेकिन हीलियम नियान के अभी तक कोई नहीं बनाए गए। तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो आपका नियान जो है, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कहा है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है सोडियम लैंप, आजकल सोडियम लैंप का जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन जो है ए सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए नियान जो है कोहरे को भेदने के लिए, जब कभी कोहरा होता है उसको भेदने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो नियान रहता है ना। तो यहाँ पर जो है आजकल सड़क की रोशनी को पीले लैंप, ध्यान दीजिएगा, पीले लैंप जो प्रयोग होते हैं वो किसके लिए, किसके कारण, सोडियम, ठीक। अच्छा, सोडियम के बारे में कुछ बता दें आपको। सोडियम जो होता है वो चांदी के रंग का, चांदी जैसे रंग का होता है, और ये ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कभी पनीर को उस तरीके का लगता है, और इसे चाकू से काट करके निकाला जाता है। और सोडियम को जो है अगर आप नम स्थान पर रखते हैं, पानी में रखते हैं, तो ये जलने लगता है, इसलिए इसे सोडियम को कैरोसिन आयल में यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम जिसका प्रतीक यन्ने होता है, ध्यान दीजिएगा, और ये यन्ने वर्ड जो है वो नेट्रियम, लैटिन वर्ड नेट्रियम से बना हुआ है। ओके, तो चलिए ये हुआ आपका। अगला क्वेश्चन 23, निम्न लवणों में सागरी लवण की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान होता है, किसका अधिकतम योगदान होता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सागरीय जल, सागर का जल जो होता है, समुद्र का जल जो होता है वह खारा होता है, और किसके कारण, तो आप कहते हो उसमें उपस्थित साल्ट के कारण। साल्ट माने लवण, ओके, खारे होने का कारण ये है।
उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कौन सा लवण पाया जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और एक चीज़, नमक का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वह समुद्री जल ही है, जिसके कारण ये नमक पाया जाता है। चलिए, तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही है। 24 क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे सेंट्रल एटम में अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से पायरॉल रिंग बने होते हैं, फिर और ग्रुप इससे जुटे होते हैं। तो इस तरीके का इसका एक स्केलेटल होता है। तो जो मेटल होता है वह मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। 25 क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन में कहा है एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट, फेस, क्रायोलाइट और एल्यूमिना। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है किसमें वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होता है, कौन से घुले होने का। तो उसमें जो है क्रायोलाइट के घुले हुए होने के कारण होता है। तो इसका फार्मूला क्रायोलाइट का जो होता है Na3Al(F6) होता है। तो ये चीज़ें आपकी हुई, ठीक है, Na3Al(F6). अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है, ये बात है। ठीक है, तो देखिए इसके क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैसे तैयार, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। ये कैसे बनता है, तो देखिए CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना जो रहता है, उसमें जब हम क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं, क्लोरीन का ना, बुझे हुए चूने में जब हम क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, इसमें से CaOH जो है OH इसमें से H2O निकल जाता है, CaO बचता है और यहाँ से Cl2, तो क्या बनता है CaOCl2 और प्लस H2O। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बुझे हुए चूने और क्लोरीन, बुझा हुआ चूने से क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। ओके, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, तो लोहे का प्रमुख स्रोत जो होता है, मुख्य स्रोत जो होता है वो हेमेटाइट है, याद रखिएगा। Fe2O3 ये हेमेटाइट का फार्मूला है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। लोहे के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है, तो लोहे के साथ क्रोमियम को उपयोग में लाया जाता है। लोहे के साथ क्रोमियम, ध्यान दीजिएगा, ये आप ऐसे देखिए। ठीक है, 26 क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे चूने से क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो CaOCl2 बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो OH को इस तरीके से लिखकर H2 निकल के CaO बच गया और CaOCl2 बन गया ब्लीचिंग पाउडर, तो बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा। 27 क्वेश्चन में दिए निम्नलिखित में से किस धातु पर लोहे से प्राप्त होता है, तो लोहे का प्रमुख स्रोत क्या होता है, हेमेटाइट। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में की जाती है, तो क्रोमियम जो है उसका धातु उपयोग में लाई जाती है, क्रोमियम। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी होती है ना, कौन सी प्रक्रिया जो होती है लाभकारी होती है। ठीक है, तो ग्रीस लगाना, पेंट लगाना, जस्ता चढ़ाना, अनिलन। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होता है एक प्रक्रिया होती है जंग लगने से रोकने के लिए, गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें जिंक का यूज किया जाता है, और टिनिंग का प्रोसेस होता है, उसमें टिन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो जिंक का प्रयोग किया जाता है, टिन का प्रयोग किया जाता है। तो जिंक जो होता है गैल्वेनीकरण में प्रयोग होता है और ये टिनीकरण में, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, वो गैल्वेनीकरण है। देखिए होता क्या है, जिंक जैसे कोई लोहा हो गया, जैसे ये मेटल हो गया, ठीक है, ये मेटल हो गया, इसके चारों तरफ हमने क्या किया कि जिंक की परत चढ़ा दी, तो मान लीजिए कहीं से ब्रेक हो गया,
इस जगह से मान लीजिए ये ब्रेक हो गया, तो अब इस जगह पर ये देखिए कलर आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर इसने क्या किया, जिंक ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, जिंक ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, जिसकी वजह से यहाँ जंग नहीं लग पाता है। लेकिन अगर यहीं टीनिंगकरण की प्रक्रिया हो गई, टीन चढ़ी हुई है इसके ऊपर, तो जहाँ से क्रैक करेगा, जहाँ से वो क्रैक हो जाएगा उस जगह पर जंग लगना चालू होगा, धीरे धीरे हर जगह में जंग लग जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या होता है, गैल्वेनीकरण। तो जंग को क्या बोलते हैं, जस्ता। तो इसके कारण जो है सबसे बेस्ट विधि है आपका ऑप्शन सी सही है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों में जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो देखिए उसे बोलते हैं गैल्वेनीकरण, जिसको हिंदी में कहा जाता है यशदीकरण, यशदीकरण। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला है आपका कृंतकनाशी रेडियो, जिसको बोलते हैं रोडेट नाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें जिंक फास्फाइड, ध्यान दीजिएगा, जिंक फास्फाइड इसका प्रयोग किया जाता है ना, कृंतकनाशी के रूप में। आगे क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगले पेज पर इसको दिया गया है, 32 का क्वेश्चन है, अगले पेज पर दिया गया है, उसको देखते हैं कौन सी ना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए आपका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, एल्यूमिनियम, सोना, लोहा, शीशा। तो देखिए एल्यूमिनियम, लोहा और शीशा ये तीनों जो है सक्रिय धातु हैं। क्या है, सक्रिय धातु। और ये क्या है, ये कम सक्रिय धातु है, और या सबसे कम, आप कह सकते हो सबसे कम सक्रिय धातु, सबसे कम सक्रिय धातु। देखिए धातुएं जो होती हैं प्रकृति में दो रूप में पाई जाती है, या तो स्वतंत्र पाई जाए, ठीक है, और संयुक्त पाई जाए। तो संयुक्त पाए जाने की उसकी संभावना होती है, जो कि संयुक्त पाए जाने की उसकी संभावना होती है जो कि अत्यधिक सक्रिय होता है। जैसे एल्यूमिनियम हुआ, लोहा हुआ, तो ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र में पाए जाए कौन, जो बहुत ही कम सक्रिय होते हैं, बहुत ही कम सक्रिय हो वो स्वतंत्र अवस्था में। तो सोना जो है आपका सबसे कम सक्रिय धातु है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ओके, ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं। देखिए एक वर्ड आ गया अमलगम, अमलगम। तो अमलगम क्या होता है, पारे के मिश्र धातु को, ध्यान दीजिएगा, पारे के मिश्र धातु को, पारे के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। और मिश्र धातु किसे कहते हैं, धातुओं के मिश्रण को, ध्यान दीजिएगा, धातुओं के मिश्रण को। जैसे पीतल बना हुआ है वो धातुओं का मिश्रण है, तो मिश्र धातु क्या है, धातुओं के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। उसी तरीके धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और अगर धातु के रूप में, किसी एक धातु के रूप में पारा रहे, तो वो जिसके साथ जुड़ेगा उसे क्या बोलते हैं, अमलगम। तो जैसे सोडियम के साथ जुड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे, सोडियम अमलगम। जिंक के साथ जुड़ा हुआ है तो जिंक अमलगम ना। तो अमलगम किसे कहते हैं, पारे के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो पारा जिसके साथ जुड़ा होगा वही हो सकता है। देखिए जस्ता तांबा ये नहीं हो सकता है, तांबा टीन ये नहीं हो सकता, शीशा जस्ता ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए पारा दिया है, जस्ता दिया है, यानी जिंक अमलगम है। ये आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। पारे के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन प्रदूषित करता है, तो तांबा, क्रोमियम, कैल्शियम, शीशा। कौन सा, तो लेड। सबसे ज़्यादा शीशा जो है वह वायु को प्रदूषित करता है। संचायक बैटरियों में से निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे तांबा, शीशा, एल्यूमिनियम, जस्ता। तो आपका शीशा इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो टंगस्टन जो होता है वो फिलामेंट के रूप में किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ये लैटिन वर्ड वोल्फ्राम से बना हुआ है, वोल्फ्राम से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है ना। तो ये देखिए तांबा, ग्रेफाइट ये सब तो नहीं होता है, केवल जर्मेनियम जो है वह
अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। अगला दिया है मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, मोनाजाइट में तो देखिए पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम ये सब है। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही है, थोरियम ना। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी, थोरियम जो होता है वह देखिए थोरियम यह मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। अगला देखिए उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उर्वरक किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजर। और उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देते हैं, उर्वरक कहलाते हैं ना। उर्वरता शक्ति को बढ़ा देते हैं।